नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। आपकी तैयारी और बेहतर होगी। इसी के साथ में जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं रिक्वेस्ट भेज के। व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य इतना है कि आपकी क्लास अपलोड हो गई है, या जैसे कि हम आप देख रहे होंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को पढ़ेंगे या अन्य रचनाकारों को हम पढ़ रहे हैं, कवियों को, तो इनके जो महत्वपूर्ण कथन होते हैं, इनकी जो पंक्तियाँ होती हैं, और साथ ही में इनके विषय में जो आलोचकों द्वारा कहे गए कथन होते हैं, ये हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF प्रोवाइड कराते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इसी के साथ एक सूचना है, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, हमने एक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है। टेस्ट की जो श्रृंखला है वो 50 टेस्ट पेपर रहेंगे, अतिरिक्त भी होंगे, इससे अधिक भी टेस्ट होंगे, लेकिन अभी जो हमने मात्र रखी हैं वो 50 ही रखी है। आपको जो शुल्क पे करना रहेगा वो 50 टेस्ट पेपर का ही रहेगा, क्योंकि ये जो श्रृंखला है ये पेड है, ठीक है। और इसी में 50 टेस्ट पेपर हैं। टेस्ट पेपर प्रामाणिक पुस्तकों से ही बन रहे हैं, और साथ ही में 2021 की पेपर, और वहीं पर जो अन्य राज्यों में हुए विगत जो पूर्व में पेपर हैं उनको ध्यान में रख के किया जा रहा है। उनसे नहीं, उनको ध्यान में रख के पेपर को सेट किया जा रहा है कि आयोग किस पैटर्न पर आपको पेपर दे सकता है, कहाँ से पेपर आपके लिए बना सकता है। इन संभावनाओं के आधार पर नवीन प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि 3 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। अगर जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं वो समय से ज्वाइन हो जाइएगा। कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर जो भी कांटेक्ट नंबर या क्या प्रवेश की प्रक्रिया है वो हम आपको बाद में बता देंगे। 50 टेस्ट पेपर हैं, शुल्क जो है मात्र 500 रुपये है, और प्रति टेस्ट पेपर आपको 10 रुपये पड़ रहा है। और ये चार्ज जो आपसे लिया जा रहा है ये टाइपिंग का चार्ज आपसे लिया जा रहा है, अन्यथा नहीं। क्योंकि जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे सकते थे, वहाँ हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा कोर्स आपको दे के चल रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, अब हरिओद को पढ़ेंगे आप, हरिओद से संबंधित किस तरह प्रश्न बन सकते हैं, किस नवीन दृष्टि से एक्सपर्ट प्रश्न बना सकता है, तो इन सब तथ्यों को देखते हुए 125 जो प्रश्न रहेंगे, बता दें आपको, वो यूपी TCT PGT के आधार पर रहेंगे। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य और काव्य शास्त्र, संस्कृत हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, भाषा विज्ञान, सभी को मिला के आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्न रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप ले लेंगे उतना जल्दी आप तथ्यों को रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि आपको यकीनन बहुत ज़्यादा नवीन प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या बाद में हम क्लास के एंड में हम आपको पूरी जो प्रवेश प्रक्रिया रहेगी वो आपको बता देंगे। देखिए, 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। हाँ, आप एक साथ पे करेंगे इसीलिए आपको लग रहा है, लेकिन 50 टेस्ट पेपर आपकी परीक्षाओं से पूर्व ही दे दिए जाएंगे, आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे। सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर हम दे रहे हैं आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, द्विवेदी युग के वो कवि जिनको खड़ी बोली का महाकवि कहा गया है, ठीक है। देखिए, महाकवि देखेंगे आप तो हिंदी का महाकवि चंद बरदाई को भी कहा गया है, उनकी रचना को कहा गया है, और बीच बीच में महाकाव्यात्मक चीज़ें आई हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वो नवीन है कि खड़ी बोली का महाकवि, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हरिओद जी पे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद इनका उपनाम है। उपनाम इन्होंने खुद रखा है, सुमेर सिंह हैं, उनके आधार पर इन्होंने हरिओद जो है अपना उपनाम रखा था। बात कर लेते हैं जन्म की, तो 1865 ईस्वी है, निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करेंगे तो 1947 ईस्वी में इनका निधन हुआ है।
बात कर लेते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। पहले पूर्व की क्लास में यदि आपने देखा होगा तो आप कमेंट करेंगे कि आधुनिक काल का तुलसीदास गणपति चंद्रगुप्त ने किस कवि को कहा है। आप कमेंट जल्दी से लिख दीजिए। बात करते हैं, इन्हें कवि सम्राट व खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है। कवि सम्राट इनको कहा गया है। साथ ही में खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसको माना गया है? आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। बात कर लेते हैं, हरिओद जी ने कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया था। अवैतनिक यानी कि जिसने वेतन ना लिया हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा, जैसे कि हम आपको दे रहे हैं। हालांकि ये वेतन नहीं है, हम जो दे रहे हैं वो तो एक क्लास है आपके लिए, लेकिन इन्होंने सरकार को सेवा दी थी, सरकारी सेवा दी थी, वो भी बिना वेतन लिए। ठीक है। और उसके बाद में ये वकील भी रहे थे, कुछ दिन नियुक्त रहे थे, कानूगो ये रहे थे। ठीक है। आगे बात कर लेते थे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये दोनों तो प्रश्न बनेंगे ही, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य का, हिंदी का वह कवि कौन है जिसने बिना वेतन लिए काशी विश्वविद्यालय में कार्य किया था। ठीक है। तो आपके हरिओद जी रहेंगे। प्रश्न को घुमा सकता है और आप इन तथ्यों से रूबरू रहेंगे। ठीक है। बात कर लेते हैं रचनाओं में। इनकी रचनाएं हैं कृष्ण शतक, महत्वपूर्ण है। रसिक रहस्य 1899, कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमांबु बारिदी 1900, प्रेम प्रपंचा ये भी 1900 की है, प्रेमांबु प्रश्रवण ये 1901 की है, प्रेमांबु प्रवाह ये 1901 की है। प्रिय प्रवास आप छोड़ नहीं सकते हैं, 1914 ईस्वी की है। यदि आपने ये प्रश्न गलत किया तो समझिए कि आप कम से कम 20, 25, 30 हज़ार या 75% जो फाइटर रहेंगे उनसे आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है। जब आप कोई, देखिए पेपर का एक अपना नियम होता है, जहाँ पे आप सरल प्रश्नों को गलत करते हैं वहाँ पे आप मान के चलिए कि बहुत पीछे हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने प्रिय प्रवास 1914 अगर रचना विकल्प में है, आपके पूछा गया है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, अगर आपने हरिओद जी को ना चुनकर वहाँ पे विकल्प में किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पे चुन रहे हैं आप विकल्प को, तो आप मानिए कि आप फाइट से थोड़ा सा बाहर हैं। ठीक है। क्योंकि सरल प्रश्न ही आपको सेफ रखते हैं। जहाँ पे कठिन प्रश्न होते हैं वहाँ पे एक तरीके से तुक्का चलता है। यदि कोई नई रचना पूछ ली जाती है, जैसे कि अभी हाल ही की रचना है 2020 की कोरोना उपन्यास नीरजा माधव जी का, यदि ये पूछ लिया जाता है तो शायद आप फाइट में बने रहेंगे। अगर आपका ये गलत हो जाता है तो भी आप एक श्रेणी में बने रहेंगे, लेकिन आप प्रिय प्रवास जैसी रचना यदि गलत कर देते हैं तो आप अपने को कम से कम भी नहीं, अगर 2 लाख बच्चे आपके विषय में हैं तो कम से कम आप मानिए कि आप 2.25 लाख बच्चों से पीछे हैं। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। पद्य पिरशून 1925 ईस्वी की है, चुभते चौपदे 1932 की है, बोलचाल 1928 की है, रस कलश इसको भी गलत नहीं करना है, रस कलश 1931 की है, एक रीति निरूपण के रूप में, ये रीति ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आती है। वैदेही वनवास 1940 की है। फूल पत्ते पढ़ के निकल सकते हैं। कल्पलता 1937 ईस्वी। कल्पलता एक और रचना है, किसकी है, किस विधा की रचना है, कमेंट कीजिएगा अगर आपने आगे पढ़ लिया है तो। ठीक है। बात कर लेते हैं ग्राम गीत, पढ़े रहिएगा। हरिओद सतसई 1940 ईस्वी है। पारिजात 1937 ईस्वी, महत्वपूर्ण है। मर्म स्पर्श ये भी 1956 ईस्वी की है। ठीक है। तो ये थी हरिओद जी की रचनाएं। रचनाओं में जो महत्वपूर्ण थी, ये जो पहली रचनाएं हैं इनको भी आप पढ़ के निकलेगा। पढ़ के जब आप चले रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सभी को पढ़िएगा 1-2 बार, लेकिन जिनको अंडरलाइन किया गया है उनको आप 4 से 5 बार, यानी कि वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। यदि आपसे प्रश्न बनता है कि पारिजात किसका काव्य है तो आपके एकदम से मस्तिष्क में प्रवेश करना चाहिए कि हरिओद का। ठीक है। बात कर लेते हैं, हरिओद ने 3 प्रबंध काव्य लिखे थे। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। कौन से? पहला है प्रिय प्रवास 1914 का, पारिजात 1937 का, वैदेही वनवास 1941 का। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जहाँ से आप फाइट में बने रहेंगे, किस तरह आप बने रहेंगे, इन सब तथ्यों से हम आपको परिचित कराते हुए चलते हैं।
साथ ही में इनसे भी अगर नवीन तथ्यों से परिचित होना है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। यकीन मानिएगा आप पढ़ने को परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि कितना पढ़ें, फिर आपको पढ़ना ही सूझेगा, दूसरा काम आपको मस्तिष्क में आपके आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं प्रिय प्रवास। इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास के विषय में जानते हैं, ज़्यादातर हम जान चुके थे। यह नायिका प्रधान काव्य है, यह नायिका प्रधान काव्य है। कौन सा? प्रिय प्रवास। इसमें 17 सर्ग हैं, आप यहीं पे लिखिए क्योंकि हमें कंप्लीट करना है। इसमें 17 सर्ग हैं, थोड़ा सा स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। इन 17 जिन्हें प्रसंग कहा गया है, किसको? तो जो प्रिय प्रवास के जो सर्ग हैं उनको। महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना है, इसे महाकाव्य नहीं माना है। महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं। इसका पहले नाम व्रजांगना विलाप था, इसका पहले नाम व्रजांगना विलाप था। इसी के साथ में इसमें राधा के विरह का वर्णन, यहीं पे लिखिए, इसमें राधा के विरह का वर्णन चतुर्थ सर्ग में मिलता है, चतुर्थ सर्ग में मिलता है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं। इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है, आप सीधे सीधे लिखिएगा, इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें राधा एक लोक सेविका के रूप में, टीजीटी या पीजीटी 2016 वाले में प्रश्न बन चुका है। इसमें राधा एक लोक सेविका के रूप में चित्रित की गई हैं। साथ ही में महत्वपूर्ण है, इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है। इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है, या पुरस्कार तो सम्मान मिला है। किसको? हरिओध जी को भाई, क्योंकि उन्हीं की रचना है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को तो मिलेगा नहीं, इन्हीं को मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके जो आपका दूसरा है पारिजात। पारिजात की यदि बात करें तो पारिजात में है ब्रज भाषा में रचित यह एक रीति ग्रंथ है, यह एक रीति ग्रंथ है। देखिए, अगर किसी को स्पष्ट समझ में ना आए तो वो इस पे हमारी ध्यान देके आप लिखिएगा, कमेंट ना कीजिएगा। बात कर लेते हैं अगला, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास में यदि बात कर लें तो इसमें सीता परित्याग की कथा है, इसमें सीता के परित्याग की कथा है। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं चुभते। देखिए, जो महत्वपूर्ण है उसी को लिखवा रहे हैं, चुभते चौपदे, और वहीं पे दूसरी है इनकी चौखे चौपदे। दोनों सेम से ही प्रतीत हो रही हैं, चौखे चौपदे। यह रचनाएं
मुहावरेदार, यह रचनाएं मुहावरेदार भाषा में लिखी गई हैं। जैसे कि मुहावरा कहे जाते हैं, मुहावरेदार भाषा में लिखी गई हैं। देखिए कवियों की कितनी शैलियाँ थी, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, यहीं पे इनके उपन्यासों में बात कर लेते हैं। उपन्यास, क्योंकि जितना हम यहाँ पढ़ सकते हैं उतना हमें पढ़ना है। पहला है प्रेम कांता। प्रेम कांता के समय की बात करें तो आपका 1894 ईस्वी है। दूसरे की बात करें तो ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका भी जो समय है 1899 है। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो अधखिला फूल, अधखिला फूल, और इसका जो समय है 1907 है। और इसमें पूछा प्रश्न बनता है किस विधा की रचना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आलोचना में बात कर लें तो इनकी एक आलोचनात्मक रचना है। आलोचना में इनकी रचना है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। इसका जो समय है 1930 ईस्वी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए, ये थे आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद सिंह। देखिए जितना विस्तृत पूछा जा सकता है, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, वहीं हम आपको इस टाइम लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम है वो अभी विस्तृत है। जिससे ही समय बचेगा हम जो मुख्य मुख्य राइटर होंगे, जो कवि होंगे, आपके रचनाकार होंगे, तो उनको हम विस्तृत एक एक वीडियो में फिर से आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रिय प्रवास की। यह नायिका प्रधान काव्य है। कैसा है? नायिका प्रधान है, और इसमें 17 सर्ग हैं, और सर्गों को क्या कहा गया है? प्रसंग कहा गया है। महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, हरिओद की किस रचना में 17 प्रसंग हैं? यहाँ से प्रश्न बनेगा तो सर्ग ना पूछ के आपको प्रसंग के नाम से घुमा देगा, जैसा कि हम प्रश्नों में बच्चों को घुमा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैम प्रश्न पेपर जो है वो बहुत सरल है। अभी तक किसी एक भी बच्चे विद्यार्थी का ये कैंडिडेट नहीं आया है, कमेंट नहीं आया है व्हाट्सएप ग्रुप में कि हाँ मैम पेपर बहुत सरल था। आप बात करेंगे 100 की, 110 की, 105 की, 90 का आंकड़ा भी अभी तक किसी ने नहीं छुआ है। आप लगा सकते हैं कि परीक्षा का जो हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसका स्तर कितना है। ऑथेंटिक है, सारा प्रामाणिक है। आपको इतनी भी हम लोगों ने सुविधा दे रखी है कि जिस प्राइवेट ग्रुप में हम आपको ऐड करते हैं उसकी व्हाट्सएप चैट ओपन की जाती है आपके लिए। आपको कहीं पे डाउट है, आप उस प्रश्न को हमसे उत्तर के रूप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। आप ही के हित की बात है, इसीलिए हम लेके आए हैं। बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना है। जो प्रिय प्रवास रचना है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य नहीं माना है। ठीक है, सबको महाकाव्य की उपाधि दिए फिर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं माना है। इसका पहले नाम, प्रिय प्रवास का जो पहले नाम था वो ब्रजांगना बिलाप था, और इसमें राधा के विरह का वर्णन किया गया है। और वो किस सर्ग में है? चतुर्थ सर्ग में। कमेंट कीजिएगा, साकेत में उर्मिला के विरह का वर्णन किस सर्ग में मिला है? कमेंट कीजिएगा। इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, तैयार कीजिएगा कि किन किन रचनाओं में मंगलाचरण हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम जिन तरीकों को आपको फॉलो कराते हैं, जो टेस्ट श्रृंखला हम आपको दे रहे हैं, उसमें हम आपको तैयार करते हैं। देखिए, तैयार टेस्ट श्रृंखला का इतना औचित्य नहीं है कि हम आपको पूरा ही पेपर आपको वहाँ से रखा मिलेगा, लेकिन हाँ, किन तथ्यों से प्रश्न कैसे घूम सकता है, आप किस तरह तैयारी कर सकते हैं, ये सब तरीके आपको उस पेपर में मिल जाते हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं। चतुर्थ सर्ग में मिलता है राधा के विरह का वर्णन, और इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है। इसमें राधा एक लोक सेविका जैसे कि हम हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं तो आप ही की सेवा कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो एक लोक सेविका के रूप में चित्रित हुई हैं। इस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिला है। पारिजात की बात कर ले, जो प्रबंध काव्य है, ब्रज भाषा में रचित, यह एक रीति ग्रंथ है। वैदेही वनवास की यदि बात करें तो इसमें सीता के परित्याग की कथा है। वैदेही वनवास, इसमें सीता का जो परित्याग है उसकी कथा इसमें वर्णित हुई है कि सीता का जब आपने देखा होगा कि राम जो हैं वो
अपनी जो प्रजा है उसके बातें बनाने की उस पर एक आलोचनात्मक रूप में कि ये तो रावण के यहाँ श्रीलंका में रही थी, तो लंका में जब रही थी तो इस तरीके से लोग नई नई आलोचनाएं करते हैं, तो उससे क्षुब्ध होकर राम ने इनको गृह मतलब परित्याग कर दिया था, इनको त्याग दिया था। तो फिर ये जाके जब ऋषि के यहाँ रहती हैं महर्षि वाल्मीकि, तो उस तरीके का उस समय का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है वैदेही वनवास में। ठीक है, बात कर लेते हैं चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। यह रचनाएं मुहावरेदार भाषा में लिखी गई हैं। मुहावरेदार भाषा होती है कि आप कोई बात कह रहे हैं वो मुहावरों में है, जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मुहावरा है, तो आप उसी के अनुसार मतलब इन्होंने पूरी बात अपनी कही है। हास्य भी प्रधान हो सकता है क्योंकि मुहावरे जो कहे जाते हैं वो हास्य प्रधान रूप में किए जाते हैं, तो यानी कि ये रचनाएं जो है हास्य प्रधान भी होंगी। बात कर लेते हैं इनके उपन्यासों में। प्रेम कांता 1894 का, आप इसको एक बार भूल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन भूलिएगा नहीं क्योंकि जब हम आपको लिखवा रहे हैं। इसी के साथ में ठेठ हिंदी का ठाठ महत्वपूर्ण है 1899 का, और अधखिला फूल 1907। अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, दोनों आपको नहीं भूलना है। और ये जो आपका अधखिला फूल है इसमें तो विधा विशेष से प्रश्न बनता है कि ठेठ अधखिला फूल की विधा है। आप सोचेंगे अधखिला फूल तो हो सकता है काव्य होगा हरिओध जी का, तो नहीं, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, उपन्यास है। बात कर लेते हैं आलोचना में, तो इनकी आलोचना लिखा गया, अरे बाप रे, आलोचना कीजिए। आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना है इनकी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले रचनाकार पे चलते हैं। चलिए, देखिए हम कहते नहीं हैं लेकिन करके दिखाते हैं। हमने कहा नहीं था कि आपको इतना विस्तृत पढ़ाएंगे, लेकिन आप पढ़ के खुद आपको अनुमान लग रहा होगा कि हम कितना डीपली आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर आप क्लास शेयर करने में क्यों कंजूसी करते हो भाई मेरी। चलिए बात कर लेते हैं अगले रचनाकार रूपनारायण पांडे। हमने कहा था कि छोटे कवियों को भी हम ले लेंगे, तो रूपनारायण पांडे। चलिए पांडे जी के विषय में जानते हैं। 1884 से समय की बात कर लें पांडे जी के, तो 1884 से 1959 ईस्वी इनका समय ठहरता है। जो जन्म हुआ था कहाँ, आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये पक्षी प्रेमी थे, ये पक्षी प्रेमी थे। कौन, रूपनारायण पांडे। इंदु, माधुरी, नागरी प्रचारणी सभा काशी, नागरी प्रचारणी सभा काशी का संपादन किया था। काशी का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, कुछ समय के लिए आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें विचारों से छायावादी कवि माना है। आचार्य शुक्ल जी यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ही पढ़िएगा। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें, वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना हमसे पढ़ लिए हैं कि अब आप समझ रहे होंगे कोर्ट को भी। इन्हें विचारों से छायावादी कवि माना है। शुक्ल जी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को किसी से मानते हैं। रचनाएं बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं इनकी। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं पराग 1924, पराग 1924। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं वन वैभव। वन वैभव की बात कर लें तो इसी के बाद में तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आपकी दलित कुसुम, दलित कुसुम। फोर्थ नंबर पे है वन विहंगम, वन विहंगम। पांचवें नंबर पे है आश्वासन, आश्वासन। इसी के साथ में बात कर लेते हैं जो पराग है, इसमें क्या है इनके प्रेम संबंधी गीत इन्होंने लिखे हैं, गीत हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नाटक की।
इनका एक नाटक है जो चर्चित भी है, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, समय है 1932 ईस्वी। ठीक है, चलिए पहले इनको देख लेते हैं, आगे फिर अगले रचनाकार को देखेंगे। रूपनारायण पांडे, जन्म आप बात करेंगे तो 1884 कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1959 ईस्वी में। ये कौन थे? पक्षी प्रेमी थे, यानी कि पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जबकि इन्होंने मृगी दुख मोचन नहीं लिखा है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इंदु, माधुरी और नागरी प्रचारणी सभा काशी, ये जो पत्रिकाएं थी, 3 पत्रिकाएं, इनका भी संपादन इन्होंने किया था। किसने? रूपनारायण पांडे जी ने। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें विचारों से छायावादी कवि माना, महत्वपूर्ण हो सकता है। शुक्ल जी ने जो भी लिखा है वो महत्वपूर्ण है। कटाक्ष फिर चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रूपनारायण पांडे जी को विचारों से छायावादी कवि किस आलोचक ने माना है? तो एक ही प्रमुख आलोचक है, शुक्ल जी। रचनाओं में बात करें तो पराग 1924 की है, प्रेम संबंधी गीत है, ध्यान रखिएगा। वन वैभव, कुसुम, दलित कुसुम, थोड़ा सा रख लीजिएगा ध्यान, इसलिए क्योंकि दलित कुसुम रचना का नाम है। हो सकता है यहाँ पे एक ही कवि के नाम में रूपनारायण पांडे रखें, अन्य में दलित कवि आपको विकल्प में मिले। ठीक है, तो जहाँ पे हमें लगता है कि ये प्रश्न इस तरीके से घुमा के प्रश्न बन सकता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, वन विहंगम आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि पक्षियों से प्रेमी था, तो वन विहंगम, विहंगम यानी कि पक्षियों का जो कलरव। ठीक है, आश्वासन भी इन्हीं की रचना है। नाटक की बात करें तो सम्राट अशोक 1932 इनका नाटक है, बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, कवि के रूप में ही इनकी 2-3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं अगले कवि को। चलिए, बात कर लेते हैं अगले कवि के रूप में मुकुटधर पांडे जी की। मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे जी की बात करें तो जन्म है इनका 1895 ईस्वी। 1895 ईस्वी, कहाँ? बलरामपुर, और ये कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। वहीं पे निधन की यदि बात करें तो निधन है 1984 ईस्वी। ठीक है, रचनाओं में बात कर लेते हैं इनकी। रचनाएं थोड़ा सा तेजी से इसीलिए है क्योंकि सिलेबस बहुत बचा हुआ है अभी आप हमारा। प्रेम बंधन इनकी रचना है 1913 ईस्वी की। दूसरे नंबर पे बात करें तो पूजा फूल, महत्वपूर्ण है, भूलिएगा नहीं, पूजा फूल को तो भूलना ही नहीं है आपको। पूजा फूल इसी के साथ में तीसरे नंबर पे है इनकी कानन कुसुम के बाद में 4th नंबर पे है आंसू। कमेंट कीजिएगा आंसू उद्गार, इनकी आंसू उद्गार है। आंसू ही है, उद्गार दूसरी है। आंसू 5th नंबर पे है उद्गार। 6th नंबर पे है शैल वाला महत्वपूर्ण नहीं है, आंसू थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भ्रमित करने के लिए। 7वें नंबर पे लक्ष्मा। 8वें नंबर पे हृदय दान। देखिएगा, इन्होंने हृदय ही दान किया है, किसी ने कन्या दान किया है, किसी ने शिक्षा दान। 9वें नंबर पे बात करें तो इटालिय युवक। और 10वें नंबर पे है इनकी कार्तिक महात्म्य। ठीक है, 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका में छायावाद, पहुंचने वाले हैं कुछ टाइम में हम। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
किया था, यहीं पे लिख लीजिए किया था। इन्होंने लेख लिखे थे, लेखों में इनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से लेख थे। तो पहले है छायावाद 1920, छायावाद 1920, छायावाद 1920, कविता का नया स्वरूप, कविता का नया स्वरूप कब है? 1921। ठीक है। तीसरे नंबर पे हिंदी में छायावाद का विकास, हिंदी में छायावाद का विकास। फोर्थ नंबर पे है छायावाद की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा, छायावाद की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा, और इसका जो समय है 1923 ईस्वी है, एवं रूपरेखा 1923 ईस्वी इसका समय है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप। चलिए मुकुटधर पांडे के विषय में हम बात कर लेते हैं, और ये आज की क्लास के हमारे अंतिम कवि हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक क्लास में 3 कवियों को पढ़ लिया है। ज़्यादा पढ़ना आपके लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। क्यों? क्योंकि आप मिक्स कर लेंगे। मुकुटधर पांडे की रचना में आप रूपनारायण पांडे की रचना ले लेंगे। ठीक है, तो मुकुटधर पांडे की बात कर लें तो इनका जो जन्म है 1895 ईस्वी में कहाँ? बलरामपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन 1984 ईस्वी में। रचनाओं में बात करें तो प्रेम बंधन आपको पढ़े रहना है, 1913 की है। पूजा फूल आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, पूजा फूल को भूलना नहीं है भाई। कानन कुसुम महत्वपूर्ण है। आंसू इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आंसू एक जो काव्य संकलन है, आपको याद आ रहा होगा, छायावाद के जो प्रथम कवि के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का भी आंसू एक विरह काव्य है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में उद्गार, शैल वाला आप पढ़े रहिएगा। लक्ष्मा, हृदयदान, हृदयदान को थोड़ा सा जैसे दान संबंधी रचनाएं हैं उनके से कोरिलेट करके आप पढ़े रहिएगा। इटालिय युवक महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्तिक महात्म्य, देखिए कार्तिक महात्म्य यहाँ से प्रश्न क्यों बन सकता है आगामी परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में? इसलिए क्योंकि वैशाख महात्म्य, अघन महात्म्य, इस तरीके से भारतेंदु जी ने कई रचनाएं लिखी हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु की रचना नहीं है और वहां पे कार्तिक महात्म्य विकल्प में रहेगा। बाकी के जो रचनाएं रहेंगी 3 वो भी महात्म्य करके संबंधित रहेंगी भारतेंदु जी की, लेकिन यहाँ पे जो कार्तिक महात्म्य है वो मुकुटधर पांडे जी की रचना है। तो कोरिलेट करने के लिए या विकल्प में आपको भ्रमित करने के लिए कि आप भाई खोजो महात्म्य करके किसकी रचना और है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आप कोरिलेट तथ्यों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, जब आप कोरिलेट तथ्यों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 1920 ईस्वी में श्री शारदा पत्रिका जबलपुर से निकलती थी। तो इसमें छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है। किसमें? छायावाद। ये लेख किसमें छपा था? तो श्री शारदा पत्रिका 1920 में। जब हम छायावाद में प्रवेश करेंगे उस समय हम इनको दोबारा से हमें मतलब जो आपकी जो ये पत्रिकाएं वगैरह हैं इनके विषय में छायावाद शब्द के प्रयोग के रूप में हमें सारे तथ्य पढ़ने हैं। आगे आने वाली 2-3 क्लास के बाद में हम छायावाद में प्रवेश कर जाएंगे। लेख में बात कर लेते हैं, इनके जो लेख लिखे गए हैं। छायावाद 1920 आप देख चुके हैं, महत्वपूर्ण है। कविता का नया स्वरूप 1921 क्या है? हिंदी में छायावाद का विकास और छायावाद की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा, छायावाद की पृष्ठभूमि एवं रूपरेखा, ये 1923 की इनकी रचना है। ठीक है, और आज की क्लास इसी के साथ में हम यहीं तक रखते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आपके टेस्ट पेपर की। ठीक है, हमने जैसे कहा था कि हम आपको अंतिम में बताएंगे, तो टेस्ट पेपर के विषय में जानकारी आपको इतना ही देनी थी कि आपके जो टेस्ट पेपरों की संख्या है 50 टेस्ट पेपर आपके रहेंगे। टेस्ट पेपर शुल्क जो रहेगा आपका मात्र 500 रुपये है, ओनली फॉर 500। ठीक है, और प्रति टेस्ट पेपर आप यदि देखेंगे प्रति टेस्ट पेपर तो आपका जो है वो 10 रुपये बन रहा है।
बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसी के साथ में सप्ताह में 2 टेस्ट हम एक साथ नहीं देंगे, सप्ताह में 2 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। 3 टेस्ट हो चुके हैं, सप्ताह में 2 टेस्ट दिए जाते हैं प्रामाणिक उत्तर कुंजी के साथ में, प्रामाणिक उत्तर कुंजी के साथ में, उत्तर कुंजी के साथ। और साथ ही में जहाँ पे आपको डाउट है क्लियर करने के लिए आपके लिए व्हाट्सएप चैट भी ओपन की जाती है, ठीक है। और 125 प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या प्रति टेस्ट पेपर जो रहेगी 125 रहेगी, नवीनतम पैटर्न पर आधारित, नवीन पैटर्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कांटेक्ट आपको जो करना है 9568802463 या दूसरा ही नंबर है 936899 नहीं 93 068 99 173, यानी कि 9306899173 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। 24 ये कांटेक्ट नंबर है, इन पे आपको कॉल करनी है। जो भी आपको जानकारी लेनी है आप इन नंबरों पे ले सकते हैं। 9568802463 पहले आप इसको ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इन नंबरों पे संपर्क करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि आप जितना विलंब करेंगे आप उतना पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको 250 प्रश्न एक सप्ताह में आपको दिए जा रहे हैं, आपको तैयार किए जा रहे हैं। पूरा जो आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 6250 से प्लस रहेगी, कम नहीं रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए 10 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप परीक्षा के हर पैटर्न से यहाँ पे रूबरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप परीक्षा को आपको परीक्षा का पैटर्न समझना है, जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं या जो पुराने हैं। और हम इसलिए हम आपके लिए नवीन प्रश्न लेके आ रहे हैं। देखिए कोई कहे कि हम टेस्ट श्रृंखला चला रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है। विगत 3 वर्षों से यूजीसी नेट का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। राजस्थान जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका जो झारखंड असिस्टेंट, वो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये सब पेपर हमने सॉल्व किए हैं। तो हमें पता है कि आयोग की दृष्टि कहाँ क्या बन सकती है, किस राज्य में क्या बन सकती है, ठीक है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड प्रवक्ता, तो इन सब परीक्षाओं का, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये जो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हमने सॉल्व किए हैं, पूरे व्याख्यायित रूप में हमने किए हैं। तो ये अनुभव है कि प्रश्न कहाँ से बनने की संभावनाएं हैं। मूल प्रामाणिक किताबों से आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, चाहे वो व्याकरण के हो, चाहे संस्कृत साहित्य के हो, चाहे संस्कृत व्याकरण के हो, और इसी के साथ में चाहे हिंदी साहित्य के हो या भाषा विज्ञान के हो। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके अपनी टेस्ट श्रृंखला ज्वाइन कर लीजिए। जो विगत 3 टेस्ट पेपर हो गए हैं वो आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, बाकी आपको प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे, बीच में 2 से 3 दिन आपको मिलता है अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए कि हाँ इस तरह के प्रश्न जो बनेंगे तो क्या हमारी इन तरह के प्रश्नों पे कमांड है, क्या इस तरह के प्रश्नों को हमने हल किया है, ठीक है। तो आप उस तरीके से बहुत अच्छे से तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। सुबह आपको टेस्ट पेपर दिया जाता है, शाम को आपको उत्तर कुंजी दी जाती है, उसके 2 से 3 घंटे बाद आपके लिए व्हाट्सएप चैट ओपन कर दी जाती है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इंक्वायरी करना चाहते हैं वो 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। अपना जो भी चयन है वो जो भी आपका एक तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है आप करा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रचनाकारों के साथ में, कवियों के साथ में, उनको और भी विस्तृत पढ़ेंगे। और जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको उचित लगता है।
ठीक है। और ये उत्तर कुंजी के लिए कोई कमेंट में मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि उत्तर कुंजी सिर्फ पेड विद्यार्थियों को ही दी जा रही है, क्योंकि पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए क्लास नोट्स भी तैयार करना है, आपको पढ़ाना भी है, टेस्ट पेपर भी तैयार करना है, उसके बाद में उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है, टाइपिंग भी करवानी है, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। उत्तर कुंजी भी फिर आपके लिए बना के देनी है, तो सारा काम मैं खुद कर रही हूँ। और उसके बाद में इतनी व्यस्तता के बाद में आप देखिए, मेहनत को हम नहीं कह रहे हैं, हम इतना पढ़ा रहे हैं, हमने आपसे कोई एक रुपए भी चार्ज नहीं लिया है किसी से। बहुत बच्चों की कॉल आती है कि मैम चार्ज क्या है क्लास का, तो देखिए कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पढ़िए, दूसरों को शेयर कीजिए, उनको भी पढ़वाइए। लेकिन हाँ, टेस्ट पेपर आपको पेड ही है आपका, उसकी उत्तर कुंजी आपको हम यूं ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में पेपर सेट किया जाता है। और परीक्षा जो टेस्ट पेपर से हमारे साथ में कैंडिडेट जुड़ गए हैं, वो वास्तविकता में समझ रहे हैं कि पेपर का स्तर क्या है, हमें कितनी मेहनत के साथ में एक प्रश्न चुन के हम आपके लिए ला रहे हैं, एकदम बिल्कुल मक्खन हम आपके लिए ला रहे हैं। जो क्लास में जितना हम दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा हम हार्ड वर्क कर रहे हैं आपको टेस्ट पेपर सेट करने में। तो देखिए, आप इतना तो हमारे लिए समझिए ही कि हम आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टाइपिंग का चार्ज देना है। तो टाइपिंग के साथ में इसीलिए हमने चार्ज रखा है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत न्यूनतम शुल्क हमने रखा है। प्रति टेस्ट पेपर आपको 10 रुपये मिलेगा, और ये भी हमारा वादा है कि पेपरों से कम 15 दिन पहले हम आपके सारे टेस्ट पेपर आपको करा देंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।